ओके, आई वाज सेइंग कि अगर एग्जाम क्रैक करना है तो दो चीजें लगेंगी, एक पढ़ाई और दूसरा माइंडसेट। माइंडसेट को समझाने के लिए एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, जो सीरियसली, अच्छा, कौन कौन है जो सीरियसली जो है चाहता है कि हाँ मैं पढ़ूं, मैं कुछ बनूं और 11th 12th के बाद मैं अच्छी जगह लैंड करूं। जो चाहता है ना वो एक बार ये बोल के बताओ, बस इतना बोलना है कि मुझे करना है। बोलो। मुझे करना है। वेरी गुड अयान। नाम क्या है आपका? मुझे नहीं, करना है। बोलना है, लिखना नहीं है। इकरा, नंदनी बोलो। जिनको सच में करना है, मुझे करना है। मुझे करना है। वेरी गुड साफिया। हमें मुझे करना करना है। है। वेरी गुड इकरा। वेरी मुझे गुड। करना है। वेरी गुड गुंजन, यस। अदर्स, हमें करना है ना। मुझे करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। करना है, एट एनी कॉस्ट करना है। उसके लिए दो चीज लगेंगी, एक पढ़ाई और दूसरा माइंडसेट। माइंडसेट मैं समझाती हूँ थोड़ा सा आपको कैसे। आप में से बहुत बच्चे जो पढ़ते होंगे, सीरियसली पढ़ना चाहते होंगे, वो रूटीन बनाते होंगे कि 5 बजे उठना है, फिर इतने देर तक पढ़ना है, या स्कूल से आके ये क्लास लेना है, फिर इतना पढ़ना है। बनाया होगा कभी ना कभी, अभी तक कभी ना कभी रूटीन बनाया होगा। वो रूटीन टूट जाता होगा, नहीं निभ पाता होगा। सोच के सोते होंगे सुबह उठेंगे, नहीं उठ पाते होंगे। या सोच के सोते होंगे कि आज क्लास में जो पढ़ा दिया शाम को रात में पढ़ूंगी, नहीं पढ़ पाते होंगे। ऐसा हो जाता होगा। सोचते होंगे नहीं फोन चलाएंगे, आज घर के माहौल से डिस्टर्ब नहीं होंगे, हो जाते होंगे। बहुत बार बनाया है पर फॉलो नहीं हो पाता। जब वो फॉलो नहीं होता तो सेकंड थॉट हमारे दिमाग में आता है। लेट्स सपोज मैंने डिसाइड कर लिया मुझे 5 बजे उठना है, मैं 5 नहीं उठी, 7 बजे उठी। तो मेरे दिमाग में आई यार मेरे को तो 5 उठना था, मैं 7 उठी हूँ, बस अब तो मेरा पूरा दिमाग ही खराब हो गया। अब मैं नहीं पढ़वाऊंगी, पूरा दिन ही मेरा खराब जाएगा, क्योंकि मेरा तो रूटीन इतना मैंने मन से बनाया था वो टूट गया। मैंने टेस्ट के लिए बहुत मेहनत की, मैं पढ़ी, मैंने पढ़ाई करी खूब, और मैं टेस्ट दे के आई और मेरे नंबर गंदे। ओहो, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। इतने गंदे नंबर, इतने गंदे नंबर मेरे स्कूल के एग्जाम में, नीट तो मैं कहाँ से दे पाऊंगी। मेरा तो दिमाग खराब हो गया, अब मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी, मैं बंद करके रख दूँ कॉपी। मुझे नहीं देना नीट, मुझे नहीं पढ़ना, मेरे से हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे नंबर इतने गंदे आ रहे हैं, पढ़ने के बाद भी मम्मी मेरे नंबर इतने गंदे आए हैं, या फिर मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। रूटीन बनाया फिर भी टूट गया, कोशिश करी पर फिर भी नहीं निभा पाई। 5 बजे उठना था, मैं तो 7 बजे उठी हूँ। मेरा दिमाग ही खराब हो गया, मैं अब तो पूरा दिन ही नहीं पढ़ पाऊंगी। ये जो माइंडसेट है ना, ये जो माइंडसेट है कि अगर आपकी कोई चीज गलत हो जाती है, आपका बनाई हुई कोई रूटीन टूट गया, आपकी पढ़ाई करी हुई पर फिर भी नंबर नहीं आ पाए, आपने जो सोच के चला वो नहीं हो पाया, उसकी वजह से आप इतना माइंड को अपसेट कर लेते हो कि जो बचा हुआ टाइम है आप उसमें भी नहीं पढ़ रहे। या फिर जैसे एक टेस्ट खराब हो गया तो जो बचे हुए टेस्ट है उससे आपका मन हट गया। ये जो अप्रोच है ये बहुत गलत अप्रोच है, इसे माइंडसेट बोलते हैं। एक एक तो ये माइंडसेट जो भी मैं बता रही थी, और दूसरा बच्चा क्या करेगा, जो क्रैक कर लेगा वो बच्चा क्या करेगा कि ये टेस्ट मेरा गंदा हो गया, हाँ मैं, मेरे को दुख तो हुआ है, मैं पढ़ी थी, मेरा टेस्ट गंदा हो गया, मुझे दुख हुआ है। 2 घंटे तो मैंने टेस्ट नहीं देखा, घर आके टेस्ट बंद करके रख दिया, 2 घंटे मैंने गाने सुने, चिल करा। उसके बाद मैंने टेस्ट खोल के देखा, और अगर मेरे 100 में से 100 सवाल भी गलत है, 360 में मेरे नंबर सिर्फ 100 आए हैं या नेगेटिव में भी आ गए। अब मैं पेपर खोल के देख रही हूँ और मैं देख रही हूँ मेरे 360 में से 360 क्यों नहीं आ रहे। मेरे सारे सवाल गलत हो रहे हैं, तो इसमें से कितने सवाल ऐसे हैं जो याद नहीं होने के कारण गलत हो गए, कितने सवाल ऐसे हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था तो गलत हो गए। बेटा ये चीज समझनी है आपको, अब से, अभी से ही, क्योंकि आप 2024 में देने वाले हो, 1 से 1.5 साल आपके पास है। ये इनफ है, अगर सीरियसली ढंग से पढ़ोगे ना, नीट पहली बार में निकल जाएगा, बता रही हूँ। आपको पर्पस समझना है, टेस्ट का पर्पस स्ट्रेस करना नहीं है, आपको एनालाइज करना है कि नंबर कम क्यों आ रहे हैं। रूटीन टूट गया तो ये देखना है कि ठीक है मेरे को दोबारा से बनाना है, मेरे को दोबारा से करना है, या फिर इतना नहीं हो पाया तो बचे हुए टाइम में करना है। इस माइंडसेट के साथ आपको लेके चलना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा चीजों को। आया कुछ समझ में व्हाट आई हैव सेड? मैम। यस। ठीक है। और इसके लिए क्या करना है, अगली बार से क्लास को, आप लोगों ने तो टाइमली ज्वाइन किया था, पर जो लेट आ रहे हैं ना उनके लिए मैं बोल रही हूँ, 4 o'clock मीन्स 4 o'clock, मैक्सिमम 4-5, 4-5 तक आप क्लास में होने चाहिए बस। बल्कि अगर आप धीरे धीरे सिंसियर हो जाओगे तो मैं 4 से पहले भी आ जाऊंगी क्लास में, एंड वी विल डिस्कस द थिंग्स। आपके डाउट ले लिए, आपकी कोई क्वेरी ले ली, आपको कोई दिक्कत आ रही है अपनी लाइफ में और आप पूछना चाहते हो, यू कैन आस्क। टाइम मैनेज नहीं हो रहा, यू कैन आस्क। और एक मेरा सजेशन रहेगा, बहुत ही हम्बल सजेशन रहेगा, 4 4 चीजें मत करना, कुछ भी नहीं होगा, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा।
सच बता रही हूँ, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। 4-4 चीजें करोगे तो, कि अवंती में भी पढ़ लेते हैं, ट्यूशन पे भी पढ़ आते हैं, स्कूल में भी पढ़ लेते हैं, बस पढ़ते ही रह जाओगे, एग्जाम नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो एक को चुन लो। मैंने अपने ओरिएंटेशन में बच्चों को जिन्होंने मेरे साथ लिया उनको पता होगा, एक चीज बोली थी, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। एक चीज चुनो और उस पर विश्वास करो, बस। ठीक है ना, हम यूं नहीं कह रहे कि अवंती में ही पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, पर एक जगह, स्कूल के अलावा बस एक और होना चाहिए। 4 जगह कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ जी, इकरा कह रही है आपने बोला था, तो इकरा ने लिया होगा ओरिएंटेशन। चलो अब ये ओरिएंटेशन तो सबने ले लिया ना यार, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने ओरिएंटेशन नहीं लिया हो? फिर बता दो मुझे, स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है। आई एम स्टार्टिंग द क्लास। मैम विजिबल है। ठीक है, ओके। ओरिएंटेशन हो चुका ना सबका? कोई ऐसा तो नहीं है इस क्लास में जिस ओरिएंटेशन के नाम पे जीरो, बिल्कुल वो जीरो हो, कुछ भी ना पता हो? मैं अच्छा, 1-2 बच्चों ने नहीं लिया है, बाकी वैसे मोस्टली ने ले लिया बेटा, तो मैं ये पूरी क्लास ओरिएंटेशन में वेस्ट नहीं कर सकती। जिन बच्चों ने नहीं लिया ना, वो क्लास के एंड में 5 मिनट रुक जाना, मैं एक थोड़ा सा समरी बता दूंगी क्या बताया था ओरिएंटेशन में। ठीक है, पूरा लंबा ओरिएंटेशन कोई चाहता है मैं यहाँ पे दोबारा से करवाऊं, कि पढ़ना चाहते हो? फटाफट बता दो एक बार। मैम पढ़ना चाहते हैं। जो पढ़ना चाहते हैं एक बार थम्स अप कर दो, मुझे उससे आइडिया लग जाएगा। एक बार थम्स अप कर दो, मैं देख लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस इकरा, साफिया, मेधा, नंदनी, और कोई? माइटी गेमिंग जोन ने नहीं लिया बेटा, थोड़ा सा लास्ट में रुक जाना, मैं बता दूंगी, कुछ ज्यादा नहीं था ओरिएंटेशन में। बाबा कपूर कह रहे पढ़ना चाहते हैं, हर्षिका पढ़ना चाहती है, और बाकी के बच्चे कह रहे हैं मैडम आप पढ़ाओ मत पढ़ाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो फोन खोल के बैठ जाना है और हमने तो सो जाना है। ऐसे भी बच्चे होंगे क्लास में, मुझे पता है। अब मैं उनका पता लगा लूंगी, अब नहीं चलेगा ये सोने वाला फिलोसफी। नया एक रूल निकाला है हमने, आई विल डिस्कस इट विद यू इन बिटवीन द क्लास। बस बाकी के बच्चे, मेरे को सबका रिस्पॉन्स चाहिए। इकरा, अच्छा इकरा तो हंस रही है। हाँ जी, हाँ बेटा, नहीं सच में होते हैं ऐसे बच्चे, फोन खोल के सो गए, अब मैडम बोले जाओ हम तो सो रहे हैं, मम्मी पापा को लग रहा है कि बच्चा क्लास ले रहा है, पकड़ लूंगी मैं उन बच्चों को यहाँ से बैठ के। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए ऑन कर दी पहले, आपका हर रेस्पॉन्स कैलकुलेट होगा, आपका सब कुछ नोट हो रहा है, आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, एवरीथिंग। तो ये मत सोचना कि पर्दे के पीछे छुप जाओगे, हम पकड़ लेंगे। हाइड एंड सीक में वो क्या करते हैं, ढप्पो के आइस पाइस। कोरोना के टाइम में स्कूल की क्लास में बहुत बच्चे ऐसे ही लेते थे सोते सोते। हाँ जी, वही इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो मैं पढ़ा रही हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि मैम पढ़ा दो। ओरिएंटेशन जिन्होंने नहीं लिया, बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है, क्लास के लास्ट में 5-10 मिनट बता दूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर अपना क्लास रह जाएगा, क्लास को स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, एक मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। क्या है रिक्वेस्ट मेरा? ये है कि अब से क्लास में अगर मैं आप लोगों का नाम लेती हूँ, अगर आप लोगों का नेम अनाउंस करती हूँ कुछ भी पूछने के लिए, और आपको चीज नहीं आती, तो भी आपको रेस्पॉन्ड जरूर करना है। आपको अगर नहीं आता तो बोल देना है कि मैम हमें नहीं आता, लेकिन ये नहीं करना कि आप गांधी जी के वो बंदर बन जाओ जो कुछ नहीं बोलता। गांधी जी का वो बंदर आपको नहीं बनना। अगर आपने वो बंदर बनने की कोशिश करी कि मैम यहाँ से पागलों की तरह नाम पुकार रही हैं, और आप गांधी जी के वो चुप वाले बंदर बन के बैठे हो, आपका नाम मैं यहाँ लिख लूंगी। अगर ये कॉन्टिन्यूसली कई क्लासेस में नोट डाउन हुआ, फ्रिक्वेंटली ऐसा ही चला, आपके नाम को आगे भेज दूंगी। वैसे ऐसा बहुत रेयर होगा क्योंकि मेरे सारे बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, आई नो, बट फिर भी मैं बता रही हूँ, एक्सट्रीम केसेस में ऐसा अगर किसी बच्चे ने बार बार किया, तो बेटा हो सकता है एक टाइम पे ऐसा कि आपको क्लास में नहीं बुलाया जाए। ठीक है, बिकॉज नाउ इट्स हाई टाइम। यहाँ पे जो कोचिंग आपसे पैसे लेती है ना, उन्हें कुछ मतलब नहीं होता, उन्होंने आपसे पैसे भरवा लिए हैं। अब आप उनकी क्लास में चाहे सो चाहे जगो, पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हमें कोई पैसों से मतलब तो है नहीं, पैसे तो आपसे लिए नहीं, ये फ्री का माल चल रहा है सब कुछ। ठीक है ना, फ्री के माल में बच्चे ज्यादा सोते हैं, तो हमें तो पैसों में पहले भी इंटरेस्ट नहीं था, अब भी नहीं है, लेकिन इसमें जरूर इंटरेस्ट है कि आप वहां बैठ के पढ़ रहे हो। तो अगर कोई बच्चा मुझे मिल गया कि मैं नाम बोल रही हूँ बार बार और वो बच्चे ने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया, तो मैं यही मान के चलूंगी वो बच्चा तो सो गया है या मोबाइल ऑन करके भाग गया है, बस। और ऐसा अगर बार बार नोटिस में आया, देन इट माइट बी लाइक आई हैव टू टेक सम एक्शन, और मैं नहीं चाहती ऐसा हो। दैट्स वाई मैं पहले ही आपको अवेयर कर रही हूँ इन द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ द नीट प्रिपरेशन। तो क्लियर है इतनी बात सबको? कौन बच्चा क्लास में कितने बजे आ रहा है, कौन बच्चा क्लास से कब जा रहा है, ये बातें मैं बार बार हर क्लास में नहीं बताऊंगी, पर आज बतानी जरूरी है।
एवरीथिंग इज हैज बीन नोटेड डाउन। ठीक है, आपका बहुत भारी नुकसान होगा अगर क्लास के बीच में जाओगे तो। क्लास के शुरू के 10 मिनट और क्लास के लास्ट के 10 मिनट हमेशा स्पेशल होंगी मेरी क्लास में। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, लाइक फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ माई क्लास, स्टार्टिंग ऑफ द क्लास प्लस एंडिंग ऑफ द क्लास। मेरी क्लास की हमेशा स्टार्टिंग और एंडिंग स्पेशल रहेगी। यू विल फील इट धीरे धीरे, ये हमेशा स्पेशल रहेंगी। आपको इसमें पक्का मजा आएगा, कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ हंसी, या तो कुछ हंसी मजाक का मिलेगा या कुछ अच्छी ज्ञान की बात मिलेगी। ठीक है, तो जो बीच में चला जाएगा उसका वैसे भी नुकसान होगा और उसका नाम अलग से नोट डाउन हो जाएगा। ठीक है, हाँ कोई इमरजेंसी है, यू कैन आस्क मी मैम मे आई गो, मैं जा सकती हूँ, जा सकता हूँ, यू कैन गो देन, बता दो बस एक बार। ऐसे नहीं कि बस ऑनलाइन क्लास है, रेड बटन दबाया, एग्जिट मर गए, ये नहीं चलेगा। चलो बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स पे आ जाते हैं। बायोमोलिक्यूल शुरू करने से पहले एक शब्द यहाँ पे लिख रही हूं मैं, जरा इसे ध्यान से देखो। क्या लिखा है मैंने? एनसीईआरटी। वेरी गुड, एनसीईआरटी लिखा है। RZ, क्या नाम है आपका बेटा? एनसीईआरटी क्या है? सबा परवीन। परवीन? सबा नाम मैम, सबा। शबाना? सबा। सबा, ओके, वेरी नाइस नेम। हाँ जी ठीक है। एनसीईआरटी क्या है बेटा? एनसीईआरटी आपकी इस नीट के एग्जाम में बायो के लिए बाइबल है। पहली ही क्लास में इसको क्लियर कर लो और 12वीं तक इस बात को दिमाग में रखना, 12वीं खत्म होने तक, नीट के एग्जाम देने तक ये बात दिमाग में रहनी चाहिए। एनसीईआरटी की सुपर पावर को यहाँ पे कोई भी बच्चा अंडर एस्टिमेट ना करे। कोई भी बच्चा कभी भी अपने मन में ये ना लेके आए कि नीट में अब तो क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के आने लग गए हैं, तो हमारा काम तो मोटी मोटी किताबें पढ़ने से चलेगा। बेटा मोटी किताबों की कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी की ही जरूरत है। मैं बता रही हूँ सेल्फ एक्सपीरियंस से, जब एग्जाम देने जाओगे ऐसी ऐसी लाइन मिलेंगी, आपको नहीं आएगा आंसर, घर वापस आओगे देखोगे उत्तरी ये एनसीईआरटी में था। एनसीईआरटी में क्या है, बहुत कंसाइज करके दे दिया, चीजें एक्सप्लेन नहीं करी। तो हमारा पूरा कंटेंट एनसीईआरटी बेस है, बस मैं यहाँ क्या करूंगी, उन चीजों को आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और एनसीईआरटी में जो शब्द हमें दे रखे हैं, जैसे कि लेट सपोज अगर एनसीईआरटी ने हमें कुछ अमाइनो एसिड्स दिए हैं, अगर आपने बायोमोलिक्यूल खोल के, आप बायोमोलिक्यूल छोड़ दो, आपने सेल पढ़ा है, सेल पढ़ा है, अमाइनो एसिड ने क्या है, लेसिथिन का नाम सेल चैप्टर में दिया है। ठीक है, लेसिथिन का नाम सेल चैप्टर में दिया है। तो अब आपको फोस्फोलिपिड तो पता है, लेकिन अगर आपको लेसिथिन नहीं पता तो आपका काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी ने नहीं बताया ज्यादा लेसिथिन के बारे में, तो टीचर का काम क्या है कि वो फोस्फोलिपिड के बाद लेसिथिन के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताए। बस इतना ही काम एक्स्ट्रा बढ़ता है कि एनसीईआरटी में जो दिया है उसको थोड़ा सा हाई लेवल का बता दिया जाए, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना, रहना एनसीईआरटी में ही है, एनसीईआरटी की लाइनों को ही एक्सप्लेन करना है और आपको फिर एनसीईआरटी को ही पढ़ना है, उससे ही आपका एग्जाम क्रैक होगा। ठीक है, तो इस बात को सब ध्यान में रखेंगे। ये नंबर 1 बात हो गई, ये हो गई ज्ञान की बात। अब करते हैं आरंभ हमारे चैप्टर का। ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ठीक है, ये टॉपिक की लिस्ट भी एनसीईआरटी की लिस्ट से ही ली गई है। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इसको, दैट इज हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन। ये पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि मैम ये बायोमोलिक्यूल्स है क्या, ये बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है। देखो ये तो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, शब्द से समझ में आ रहा होगा कि ठीक है भाई, बायो मतलब लिविंग, मोलिक्यूल माने मोलिक्यूल, लिविंग में मिलने वाले मोलिक्यूल। पर इतनी छोटे बच्चों वाली बात थोड़ी ना करेंगे हम थोड़ी बड़े बच्चों वाली बात करते हैं। तो हम एनिमल किंगडम पे जाते हैं। एनिमल किंगडम तो आप हाल ही में पढ़ के आए हो, इसलिए मैंने उसी को एज एग्जाम्पल उठाया है। एनिमल किंगडम में जनरल टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी सब बच्चों ने? यस मैम। हर्षिका ने बोला यस मैम, वेरी गुड, पढ़ी थी। यस मैम। ठीक है, साफिया भी बोल रही है यस मैम। इकरा कह रही है नहीं पढ़ी। इकरा क्यों नहीं पढ़ी, ये तो पढ़ लेनी चाहिए थी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है आपने? यस मैम। फटाफट मुझे फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फटाफट। हाँ जी हाँ जी, बोल दो बस मेरा प्लान। यस मैम। नाम बोल दो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। अरे यार मेरा पेन वेरी गुड, सेल, फिर उसके बाद टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, और फिर ऑर्गन सिस्टम। यही था, यही था, ये पढ़ा था ना, ये कहानी पढ़ी थी हमने, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा। यस मैम। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, बस 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 अब चुप हो जाओ। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एक स्टेप पीछे। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, हमको ये तो पता है, लेकिन ये सेल किससे बनता है भाई? ये सेल बनता है बायोमोलिक्यूल से। ये सेल किससे बनता है? बायोमोलिक्यूल से। सेल किससे बनता है? बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल सेल को बना रहे हैं।
अब क्योंकि ये तो हमें पता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जब सेल लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट है, तो लाइफ में यानी कि लिविंग बीइंग में जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होंगे, सेल तो उसमें पार्टिसिपेट कहीं ना कहीं करेगी ही। जब सेल का पार्टिसिपेट कहीं ना कहीं लिविंग बायोलॉजिकल प्रोसेस में होगा, तो सेल को जो चीज बना रही है, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, उनका भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर बायोलॉजिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन हो गया। इसलिए बोला गया है कि बायोमोलिक्यूल्स का लगभग हर बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या रहता है, पार्टिसिपेशन रहता है, मतलब हर बायोलॉजिकल प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होते हैं। बेटा ये चैप्टर नंबर 9 है आपके। अभी तक फर्स्ट टर्म में चैप्टर 8 तक आ रहा था, अब चैप्टर 9 से स्टार्ट हो गया। चैप्टर 8 तक की कहानी आपको ओरिएंटेशन में बता दिया होगा ये सब, तो कि हम चैप्टर 8 तक का अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम जो है नवंबर है, तो 9 वाले शुरू करने जरूरी हैं। एक बार 11th निकल गई, सिलेबस रह गया तो बर्डन आ जाएगा बहुत ज्यादा। 12वीं में 11वीं नहीं हो पाएगी, 12वीं में 12वीं संभल जाए वही बहुत है, इसलिए सिलेबस करना जरूरी है। लेकिन 8 चैप्टर तक का भी वादा किया था कि उनको भी नीट लेवल का बताएंगे, तो बीच बीच में बफर क्लास ले लिया करेंगे, थोड़ा सा सिलेबस पेपर होल्ड आए तो ठीक है। ये चैप्टर 9 है बेटा, आपके एनसीईआरटी का चैप्टर 9, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल क्या है, सेल को बना रहे हैं। अब कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स जो है वो हमारी सेल को बनाते हैं, यहाँ पे क्या है कुछ एग्जांपल है, देखो। ये नाम तो सबके सुने सुने। हाँ जी मुकेश। लिपिड है, जैसे लिपिड, लिपिड क्या बना रहा है, अभी मैंने बोला कि बायोमोलिक्यूल सेल के किसी ना किसी कंपोनेंट को बना रहे हैं, तो लिपिड क्या बना रहा है, कोई भी एग्जांपल दे दो। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सुने हैं बच्चे कह रहे हैं मैम सुने हैं, साफे कह रही सुने हैं। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबको पता है लिपिड की बाइलेयर होती है। तो लिपिड क्या हो गया, एक बायोमोलिक्यूल। क्यों हो गया ये बायोमोलिक्यूल, क्योंकि ये सेल के किसी कंपोनेंट को बना रहा है। जो भी सेल के किसी ना किसी कंपोनेंट को बनाएंगे वो सब बायोमोलिक्यूल। न्यूक्लिक एसिड ये भी बायोमोलिक्यूल है क्या, क्यों है ये बायोमोलिक्यूल, क्योंकि ये क्या बना रहा है, डीएनए और आरएनए यानी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल बना रहा है, वो भी सेल के अंदर होता है। कार्बोहाइड्रेट, इसको क्यों बोला बायोमोलिक्यूल, ये क्या बना रहा है, सेल के किस पार्ट को बना रहा है, बहुत सारी चीजों में ये इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे कंपोनेंट की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। उदाहरण के लिए कुछ भी ले लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ले लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पढ़ा है क्या होते हैं हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, पढ़े हैं? यस मैम। ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, उसमें ये जो ग्लाइको वाला पार्ट है ये किससे आया है, कार्बोहाइड्रेट से ही आया है। प्रोटीन, प्रोटीन को तो भाई बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं, प्रोटीन तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये तो हर जगह ही मौजूद रहता है, ये तो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही आपने पढ़े थे अलग अलग टाइप के प्रोटीन, ये क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोटीन, ठीक है। उसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी हॉर्मोन्स हैं, जितनी भी एंटीबॉडीज हैं, सारी नहीं पर बहुत सारी, सारी नहीं पर बहुत सारी, ये वाला फिर ये जो पॉइंट है ना, सारी नहीं बहुत सारी, ये 12th क्लास में इम्यूनो पढ़ोगे ना जब, वहां क्लियर होगा। पर अभी इतना ही मानो, सारी नहीं पर बहुत सारी एंटीबॉडी प्रोटीन की बनी हुई है। तो क्या है, प्रोटीन देखो कितनी सारी चीजें बना रहा है। तो ये सब क्या हुए, बायोमोलिक्यूल्स हुए। लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये क्या हुए, बायोमोलिक्यूल, क्योंकि ये सेल के किसी ना किसी कंपोनेंट को बना रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। यहां तक बात क्लियर हुई? यस मैम। अब अगला सवाल ये आता है कि भाई पता कैसे लगाएं कि सेल में कौन, जैसे अभी तो मैंने आपको बता दिया, पर पहले तो हमें नहीं पता था। पहली बात तो किसी साइंटिस्ट ने पता लगाया होगा कि सेल में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल हैं, तो जरूर उसने सेल का चूरा चूरा किया होगा। चूरा चूरा किया होगा तो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल मिले होंगे, फिर उसने पता लगा लिया होगा कि भाई हाँ ये बायोमोलिक्यूल सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब सेल का चूरा चूरा तो ऐसे हथौड़े से तो कर नहीं सकते, ये तो सबको पता है, ठीक है ना। हथौड़े से कर सकते तो क्या ही बात होती, सब कुछ बहुत आसान हो जाता। पर कोई साइंटिफिक प्रोसेस रही होगी, देयर मस्ट बी सम प्रोसेस, कोई दूसरी ही प्रोसेस रही होगी, हथौड़े वाली प्रोसेस तो काम नहीं देगी। ये जो शब्द लिखे हैं एक बार इनको भूल जाओ, प्रोसेस को देखो पहले, क्या वो प्रोसेस है जिससे हमने एनालाइज की, क्या, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। हमें पता लगा कि सेल में ये बायोमोलिक्यूल हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस हमने की। जो भी प्रोसेस हमने करी, उसका स्टेप 1 ये था कि हमने पहले एक लिविंग टिश्यू ले लिया। हमने एक लिविंग टिश्यू ले लिया, ये ले लिया भाई मैंने लिविंग टिश्यू। अच्छा ये टिश्यू तो सॉलिड है, इस प्रोसेस में मेरे को इस टिश्यू की चटनी बनानी है, दैट इज मुझे इसको ग्राइंड करना है। मुझे इसको क्या करना है, ग्राइंड करना है, इसका चूरा करना है, इसकी चटनी बनानी है एक तरीके से, ऐसे समझो इसको। अब क्योंकि ये सॉलिड है और मुझे इसको ग्राइंड करना है, तो
ग्राइंड करने के लिए मेरे को थोड़ा सा लिक्विड मीडियम भी चाहिएगा, ताकि इसका पेस्ट मैं बना सकूं, इस टिश्यू का मैं पेस्ट बना सकूं। उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा बेटा, एक लिक्विड मीडियम भी चाहिएगा। लिक्विड मीडियम के तौर पे मैंने क्या ले लिया, क्या लिया लिक्विड मीडियम के तौर पे मैंने, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, मतलब कि वेरी गुड नंदनी, ये क्या है ट्राइक्लोरो, मतलब ट्राई माने, हाँ जी ट्राई माने नंदनी, तीन। तीन, तीन है क्लोरीन और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, ये क्या बन गया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बन गया। मैंने इसको क्या लिया, एज अ लिक्विड मीडियम लिया, ठीक है, पानी नहीं लिया मैंने लिक्विड मीडियम, HCl भी नहीं लिया, H2SO4 भी नहीं लिया, मैंने क्या लिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब मैंने ये लिक्विड मीडियम ले लिया और टिश्यू ले लिया और मैंने इसको क्या किया, ग्राइंड किया। जब मैंने ग्राइंड किया तो मेरे को एक थिक पेस्ट मिला जिसे मैंने स्लरी बोला। उस स्लरी को मैंने चीज क्लॉथ क्या नहीं समझो ऐसा फिल्टर कर लिया, ठीक है ना। उस स्लरी को मैंने क्या किया, फिल्टर किया। जब फिल्टर किया, हाँ जी साफिया, मैम फिल्टर पेपर लेके ना, हाँ जी हाँ जी, कुछ भी ले सकते हो आप, चीज क्लॉथ, मतलब ऐसा छलनी वाला टाइप की कोई भी चीज होनी चाहिए। आप उसमें उस चटनी को, मतलब उस पेस्ट को, चटनी मैं बहुत हिंदी वर्ड बोल रही हूँ, वो जो थिक पेस्ट है ना, स्लरी जो है, उसको आपने फिल्टर किया। जब आप फिल्टर करोगे तो उसमें जो सॉल्यू, एक उसमें आपको दो पार्ट मिलेंगे, एक ऊपर जैसे जब चाय छानते हो तो चाय पत्ती छलनी पे रह जाती है, चाय नीचे चली जाती है, वैसे ही एक आपको छलनी पे मिलेगा पार्ट और एक पार्ट नीचे चला जाएगा। जो पार्ट छलनी पे मिला वो क्या हुआ, सॉरी जो पार्ट नीचे चला गया वो क्या हुआ, एसिड सोल्यूबल पूल, उसे क्या बोला, एसिड सोल्यूबल। और जो पार्ट छलनी में रह गया वो क्या हुआ, एसिड इनसोल्यूबल पूल। इसको अपन रेटनेट भी बोल रहे हैं और इसको अपन फिल्ट्रेट बोल रहे हैं। फिल्ट्रेट मतलब जो फिल्टर हो गया, जो नीचे चला गया, फिल्ट्रेट मतलब जो फिल्टर हो गया। भाई टिश्यू लिया था, टिश्यू को चक्की में पिसाया, एक लिक्विड मीडियम के तौर पे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ले लिया, अब हमारे पास एक स्लरी बन गई, उसको छान लिया। छाना तो क्या करा, नीचे एक पार्ट मिला, एक पार्ट ऊपर मिला, चाय नीचे चाय पत्ती ऊपर, चाय नीचे चाय पत्ती ऊपर, चाय पत्ती वाले हिस्से को बोला रेटनेट, और जो नीचे चाय चली गई चीनी वाली हमारी, उसको क्या बोला, फिल्टरेट, क्योंकि वो तो छलनी में से फिल्टर हो गई। यहां तक की कहानी समझ में आ गई, कोई भी शंका नहीं यहां तक तो, हाँ जी यस मैम, यस मैम। ठीक है। तो अब आ जाओ वापस से इन शब्दों पे, अब इन शब्दों पे आ जाओ, यानी कि आपको समझ में आ गया कि हमें दो चीजें मिल रही हैं, एक एसिड सोल्यूबल पार्ट और एक एसिड इनसोल्यूबल पार्ट। ये सब काम क्यों कर रहे हैं हम, ये इतनी चक्की पीसनी, ग्राइंडिंग, टिश्यू लेना, ये सब क्यों कर रहे हैं, ऐसे ही शौकिया तौर पे मन कर गया करने का साइंटिस्ट का, क्या मकसद था। जब भी आपको मैम सोल्यूबल और इनसोल्यूबल को अलग अलग करना। मैम अच्छा, एक पीछे वाली स्क्रीन दिखा दीजिए। स्क्रीन मैम तो बायो मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स को डिफरेंस बताना। वेरी गुड, बायो, मैम जो मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स है उसमें डिफरेंसेस बताना। उसके लिए किया साइंटिस्ट ने ये सब, मतलब ध्यान से नहीं सुना ढंग से। मैंने जब ये कहानी बतानी शुरू करी थी तो आपको क्या बोला था कि हमें क्या पता लगानी है, ये देखो ये मैंने चूरा चूरा भी करके दिखाया था। मैंने कहा कि सेल बायोमोलिक्यूल से बनी है, ठीक है। अब कौन कौन से बायोमोलिक्यूल से बनी है, क्या कंपोजिशन है सेल की, हमें ये पता लगाना है, क्योंकि सेल का ऐसे हथौड़े से तो चूरा चूरा कर नहीं सकते, तो कोई प्रोसेस रही होगी। मैंने फनी लाइन भी बोली, हथौड़े से चूरा चूरा नहीं कर सकते तो कोई प्रोसेस रही होगी, वो प्रोसेस साइंटिस्ट ने बनाई, वो साइंटिस्ट वाली प्रोसेस मैंने आपको दिखाई। टिश्यू लिया, एसिड लिया, ग्राइंड किया, एक सोल्यूबल पार्ट मिला, एक इनसोल्यूबल पार्ट मिला, तो ये मशक्कत करी ही क्यों थी, कंपोजिशन पता लगाने के लिए। तो डायरेक्ट बोलो ना, जब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये मशक्कत क्यों करी, तो बस बोलो मैम कंपोजिशन पता लगानी थी सेल में, केमिकल कंपोजिशन पता लगानी थी। सोल्यूबल इनसोल्यूबल थोड़ी ना बोलेंगे, इकरा किसने बोला था, मेधा ने बोला था। सोल्यूबल इनसोल्यूबल तो हमें मिला है बाद में, ठीक है, पता तो हमें क्या लगानी थी, केमिकल कंपोजिशन पता लगानी थी, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बायोमोलिक्यूल्स के दो भाग मिल गए, और मैक्रो और माइक्रो पे मत जाओ अभी। हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद सिर्फ था कि हमें नहीं पता था, पहले हमें नहीं पता था माइक्रो और मैक्रो के बारे में, इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही हमें पता लगा। देखो कैसे हमने पाया, एक तो एसिड सोल्यूबल पार्ट, ठीक है ना, जो चाय वाला पार्ट था जो नीचे चला गया था, एक हमें मिला था एसिड इनसोल्यूबल पार्ट जो छलनी में रह गया था, जो चाय पत्ती वाला पार्ट था। इसको रेटनेट बोल दिया, इसको फिल्टरेट बोल दिया। अब सोचो नीचे कौन चले जाएगा, छलनी में से पास कौन हो जाएगा
जिसका साइज क्या होगा, कम होगा, जिसका वेट क्या होगा, कम होगा। जबकि जो साइज में ऐसे बड़े बड़े होंगे, साइज में बड़े बड़े होंगे, वेट में भी ज्यादा होंगे, वो कहाँ होंगे, छलनी पे होंगे, ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, साइज में कम, वेट में कम। कितना कम, वेट इनका लगभग 18 से 800 डाल्टन। डाल्टन क्या है, वेट को नापने की यूनिट। जैसे किलोग्राम होती है, ग्राम होती है, माइक्रोग्राम होती है, ऐसे ही डाल्टन भी होती है। ये जो डाल्टन यूनिट है, ये बहुत छोटे, कितना छोटे, 10⁻⁴ कुछ लाख या फिर कुछ करोड़ टाइम एक्स, इतना कम वेट नापने के लिए एक नई यूनिट बनाई जिसको डाल्टन बोला गया। ठीक है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल का वेट तो सोचो बहुत कम होता होगा, कितना ही होता होगा, माइनस में होता होगा वेट। वेट माइनस में नहीं होता, मतलब 10⁻⁴ बहुत हाई होती होगी माइनस में। तो इतना छोटा वेट नापने के लिए एक डाल्टन ने यूनिट बना दी, साइंटिस्ट ने अपने नाम पे यूनिट रख दी। कुछ काम होता नहीं, साइंटिस्ट अपने नाम पे यूनिट रख देते हैं। इतनी बात समझ आ गई कि एसिड सोल्यूबल में कम वेट वाले गए हैं और उनका वेट लगभग 18 से 800 डाल्टन के बीच में है। अच्छा, जो एसिड इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल किसको बोला, जो छलनी पे रह गए। छलनी पे चाय पत्ती थी, चाय पत्ती तो नहीं घुली चाय में, वो तो ऊपर छलनी में रह गई, उसका वेट क्या है, ज्यादा। कितना ज्यादा, लगभग 1000 की रेंज या उससे ज्यादा, लगभग 1000 डाल्टन। यहां तक क्लियर है? इनको क्या, यस इनको मैम। क्या, इनको बोला बायो माइक्रोमोलिक्यूल। मतलब ये बायोमोलिक्यूल तो है, लेकिन क्योंकि ये छोटे हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनको क्या बोला, माइक्रोमोलिक्यूल। अब इनको क्या बोला बेटा, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। यहां तक बात क्लियर हुई? इनको क्या बोला, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। मैम ठीक ये है, वाला फ्लो चार्ट एक बार पूरा दिखा दीजिए। ये आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि आपके पास पीडीएफ आ जाएगा? मैं बार बार फ्लो चार्ट दिखाऊंगी, फोन की मेमोरी आपकी भर जाएगी स्क्रीनशॉट ले लेके, क्योंकि मुझे पता है आप लिख तो रहे नहीं हो। क्या मैं सही पहचान रही हूँ? हाँ जी, मैम लिख रहे हैं पर वो फिर ये वाला देख करके ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया, लिख भी रहे हो तो, लेकिन लिखने में फिर क्या है ना, टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आप लिखो तो फिर शॉर्ट में लिख लो। लिख लिया अभी, मैं चलूं आगे? यस मैम। ठीक है, स्क्रीनशॉट लोगे तो फोन फट जाएगा एक दिन। ये क्या है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल। इसमें एग्जांपल, बायो माइक्रोमोलिक्यूल में क्या एग्जांपल है? अच्छा, शदाब कह रही है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, लिखते रहिए। बायो माइक्रोमोलिक्यूल में एग्जांपल दो मुझे, क्या लिखें इधर एग्जांपल? इधर एग्जांपल में लिखेंगे अमीनो एसिड। अमीनो एसिड ऐसे समझो, ये गोला दिखा आपको, ये लाल रेड कलर का कर देते हैं, ये रेड कलर का आपको गोला दिखा, ये एक अमीनो एसिड है। मैंने ऐसे कई सारे अमीनो एसिड से मैंने क्या बना लिया, एक प्रोटीन बना लिया। कई सारे अमीनो एसिड से मैंने एक प्रोटीन बना लिया। तो प्रोटीन क्या है, साइज में बड़ा है और ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल में आता है। अमीनो एसिड साइज में छोटा हो गया, ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल में आ गया। ऐसे ही यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, अब इकरा ने न्यूक्लिक एसिड लिखा है तो इकरा मुझे बताएंगी कि न्यूक्लिक एसिड किस में आएगा। यहां लिखूं या यहां लिखूं न्यूक्लिक एसिड को, इकरा फटाफट बता दो। बायो मैक्रो में, वेरी गुड। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बना है, ये अगेन बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके एक न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं। तो न्यूक्लिक एसिड क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड तो हो गया बायो मैक्रोमोलिक्यूल, और न्यूक्लियोटाइड हो गया, न्यूक्लियोटाइड बायो माइक्रो, छोटा वाला हो गया। ऐसे ही अगेन यहाँ पे लेते हैं अपन, कोई शुगर ले लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज ले लिया अपन ने। ठीक है, तो वही फिर से वही, एक ग्लूकोज जो है वो तो छोटा है, लेकिन कई सारे ग्लूकोज मिल जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो कई सारे ग्लूकोज मिलके क्या बना देते हैं, एक पॉलीसेकेराइड बना देते हैं, या फिर बोल दो कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, जैसे स्टार्च है, जैसे सेलुलोज है, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड्स हैं ये। ठीक है, तो क्या शुगर ने या फिर कोई ग्लूकोज, कोई मोनोसेकेराइड ने, ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड डिटेल में पढ़ोगे आगे। ठीक है, अभी अगर नहीं समझ आ रहा मोनोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड किसी को, तो भेजा मत लड़ाना, आगे डिटेल में पढ़ोगे। बस मैंने बता दिया तो एक बार मान लो, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, छोटा है,
कई सारे ग्लूकोज या कई सारे मोनोसेकेराइड से मिलके एक पॉलीसेकेराइड बनता है। तो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट को ही पॉलीसेकेराइड बोल रहे हैं, ठीक है। ये किस में आता है, बायोमैक्रो में, ये किस में आता है, बायोमाइक्रो में। अब एक बात देखो, यहाँ पे मैंने एक बायोमोलिक्यूल छोड़ दिया, कौन सा, किसी को याद है? शुरू में 4 पढ़ाए थे, एक छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, कौन बताएगा? एक मिनट, मैं जिसका नाम लूंगी वो बताएगा। एक बायोमोलिक्यूल मैंने यहाँ छोड़ दिया, गुंजन बताएंगी। हाँ जी गुंजन, यहाँ पे एक बायोमोलिक्यूल हमारा रह गया बेटा। नहीं आता तो फटाफट बोल दो मैडम, हमें याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बात बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मैम एक और बार समझा दीजिए, समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया वो बताओ पहले तो। मैम जो आपने बताया था कि प्रोटीन बनता है, ये वाला। ये देखो, आप ऐसे समझ लो भाई, एक छोटी सी बॉल है और कई सारी बॉल मिलके एक चेन बनाती है ना, तो बॉल बड़ी हो गई कि बॉलों की चेन? ओ, बॉल बड़ी हो गई कि बॉल्स की चेन? अरे भाई बॉल्स, एक बॉल है, कई सारी बॉल मिलके एक चेन बन गई, बॉल्स की चेन। बॉल्स की चेन बड़ी हुई ना, तो बॉल की चेन प्रोटीन है, ये बॉल की चेन है, ओके मैम। ठीक है। और बॉल कौन है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। अब तो आगे समझ। यस मैम। अब मैं ये पूछ रही थी, मेरे को ये बताओ, इकरा बताएंगी कि कौन सा बायोमोलिक्यूल मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे लिखा ही नहीं है एक बायोमोलिक्यूल तो मैंने यहाँ। नंदनी आप बता दो। लिपिड। वेरी गुड, शाबाश नंदनी के लिए एक बार सब बच्चे तालियां बजाएंगे अपने घर पे बैठ के ही, ठीक है। नंदनी को यहाँ दूर तक सुनाई देनी चाहिए, जोर से बजाइए, सुन नहीं रही है। वेरी गुड। इकरा अपने आप को म्यूट कीजिए आप, ठीक है। तो लिपिड मैंने छोड़ दिया, लिपिड का मैं आपको बताती हूँ, लिपिड का जो वेट है वो है 800 डाल्टन। तो वेट के हिसाब से मुझे ये बताओ कि मैं लिपिड को बायो माइक्रो में रखूं कि बायो मैक्रो में रखूं, कौन बताएगा, फटाफट बता दो। मैम बायो मैक्रो में। बायो मैक्रो में। अब वापस एक बार जरा देख लो, थोड़ा सा दिमाग से आपकी शायद स्लिप हो गई हम चीजें। माइक्रो में आएगा ये। अब बताओ। हाँ, माइक्रो में आएगा। वेट के हिसाब से माइक्रो में आना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने यहाँ लिखा था, देखो ये देखो, बट मैम ये मैक्रो में आता है। अरे भैया आगे की कहानी मत बोलो, कौन बोल रहा है आगे की कहानी को, कौन बोल रहा है? बेटा आपको अगर पता है कि ये मैक्रो में आता है तो मैडम को तो पता होगा ना, आगे की कहानी मत बोलो, एक बार बस इतना बताओ ना, वेट के हिसाब से कहाँ होना चाहिए? मैंने बोला वेट के हिसाब से कहाँ होना चाहिए? माइक्रो में होना चाहिए, क्योंकि इसका 800 डाल्टन वेट है, और 18 से 800 वाले तो माइक्रो में आते हैं, तो ये वेट के हिसाब से कहाँ आना चाहिए था? बायो माइक्रो में। वेट के हिसाब से कहाँ आना चाहिए था? बायो माइक्रो में, पर आता नहीं, क्यों? क्योंकि ये मिलता कहाँ है? मिलता है ये एसिड इन सोल्यूबल पूल में। भाई इसका वेट तो कम है, 1000 वाली रेंज में नहीं है, 800 तक की रेंज में ही है। मतलब वेट कम वाले तो चाय वाले हिस्से में होने चाहिए थे, घुलने वाले हिस्से में, फिल्ट्रेट में, एसिड सोल्यूबल में, पर मिल रहा है हमें चाय पत्ती के साथ। वेट कम है, वेट चीनी और चाय जैसा, और मिल रहा है चाय पत्ती के साथ, इसलिए इसको बायोमाइक्रो नहीं बोला, इसको क्या बोला? फंक्शनली ये कैसा दिख रहा है? भाई मिल रहा चाय पत्ती के साथ है तो चाय पत्ती के जैसा ही काम कर रहा है ना, मतलब फंक्शनली ये कैसा हो गया? बायो मैक्रो मोलिक्यूल। मैक्रो। अब आप लोग नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी, आपका होमवर्क ये है, क्योंकि आजकल होमवर्क देना छोटी क्लास में देते थे, अब कोई HW हम लेते ही नहीं है। मैंने आपको एक HW दिया है, HW ये है, आप लोग ये पता करके आएंगे, समझ नहीं आएगा तो मैं बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगली क्लास में मुझे ये बताएंगे कि व्हाई लिपिड कम इन द एसिड इनसोल्यूबल पूल। लिख लो, लिपिड एसिड इनसोल्यूबल पूल में क्यों आता है? एसिड सोल्यूबल में क्यों नहीं आया? वेट तो इसका कम ही था, तो चाय पत्ती के साथ क्यों रह गया? ये नीचे क्यों नहीं, सोल्यूबल वाले पार्ट में क्यों नहीं गया? अभी अगर पता है बहुत बढ़िया, आपको होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, आपका तो यही हो गया। जिनको नहीं पता वो पता करके आएंगे, कोशिश जरूर करेंगे, मैं पूछूंगी, थोड़ा बहुत बताना है, गलत बताओ चाहे सही बताओ, ठीक है। आजकल तो मोबाइल है, इंटरनेट है, थोड़ा पढ़ के जरूर आना है, चाहे एनसीईआरटी में से पढ़ना चाहे किसी किताब में से। पर ये आपका HW है, मैं कल अगली क्लास में मिलते ही पहले HW डिस्कस होगा, लिख लिया? यस मैम। ठीक है, तो इतना यहाँ पे क्लियर हो गया कि लिपिड का ये वेट है, लेकिन ये एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में मिलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल बायो मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि भाई ये चाय पत्ती के जैसा बिहेव कर रहा है। यहाँ चाय पत्ती वाले लोग हैं और यहाँ पे कौन से लोग हैं?
ये लाल रंग में लिख देते हैं, बच्चे सो जा रहे हैं शायद। चाय पत्ती वाले लोग यहाँ हैं और यहाँ पे चाय और चीनी है, चाय और चीनी। चाय और चीनी तो घुलती है ना, तो ये घुलनशील लोग हैं, घुलनशील, घुलनशील, घुल गए हैं ये। फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट, एसिड सोल्यूबल, एक ही बातें हैं सब। ये चाय पत्ती घुलती नहीं, एसिड इनसोल्यूबल, ठीक है, इनसोल्यूबल। क्लियर हुई? याद हो गया सब कुछ यही की यही? यस मैम। चलो। यस मैम। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लग गया? बायोमोलिक्यूल दो तरह के होते हैं, एक बायो माइक्रो, एक बायो मैक्रो, ठीक है, ये हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता लग गया। इसके बाद एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो आपके नीट के एग्जाम में कभी नहीं आएगा, बस जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये तो पता होगा कि लिविंग टिश्यू जो है उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते, उसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी होते हैं। उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक एलिमेंट नहीं होते, इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी होते हैं। ऑर्गेनिक कौन? जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हो वो ऑर्गेनिक, और जिनके पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, दुनिया जहान के बाकी सब जो है वो क्या है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। अब लिविंग में दोनों ही मौजूद हैं, ठीक है। अब मेरे को पता लगाना है लिविंग में कौन कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट हैं। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? लिविंग टिश्यू को लिया और उसके आग लगा दी। आग लगा दी तो क्या हो गया? आग लगा दी तो CO2 और वाटर सारा उस टिश्यू में से बाहर निकल गया। CO2 और वाटर बाहर निकल गया, इसका मतलब उसमें से क्या बाहर निकला? उसमें से बाहर निकल गया, उसमें से बाहर निकल गया हाइड्रोजन, और उस टिश्यू में से बाहर निकल गया ऑक्सीजन। मतलब अब जो उस टिश्यू में बच गया वो सब इनऑर्गेनिक बच गया। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मतलब सब कुछ क्या बच गया? अब उसमें, इस राख में क्या बच गया? इन ऑर्गेनिक, ठीक है। बस इतना ही है इसमें, क्लियर है? यस मैम। आगे चले। अब यहां से चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। यहां से क्या शुरू होता है चैप्टर का? इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड दैट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अमीनो एसिड्स। दैट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड बनाते हैं, फॉर्म माने बनाते हैं किसको? बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, बिल्कुल सही बोल रहा था जो बोल रहा था या बोल रही थी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग बीइंग, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो कौन थी वो जिसने मेरे से पूछा था अमीनो एसिड वाली चीज? मैम फिर से बता दो, मैं उनका नाम फिर से भूल गया आई थिंक। हाँ जी, तो यहां से देख लो बेटा, आप ये बोल बनाया था मैंने आपको, अमीनो एसिड को बोल बताया था। कई सारी बोल मिलके क्या बनाती हैं? प्रोटीन बनाती है। तो अमीनो एसिड क्या बना रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये हो गई कि ये जो प्रोटीन होता है ना, ये हेटेरोपॉलीमर होता है। किसी को पता है हेटेरोपॉलीमर क्या होता है? मैम हाँ जी मैम अमीनो बताओ। एसिड छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। हाँ, अमीनो एसिड छोटे छोटे, क्योंकि वो किसमें है? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में है, तो वो छोटे होंगे ना। बायो मैक्रो में होते तो बड़े होते, और बायो माइक्रो में है तो कैसे होंगे बेटा? छोटे होंगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या है? प्रोटीन हेटेरोपॉलीमर है। हेटेरोपॉलीमर क्या होता है? हेटेरोपॉलीमर पता है क्या होता है? एक होता है होमोपॉलीमर और एक होता है हेटेरोपॉलीमर। अब इनका मतलब है ना, इनके शब्दों में ही होता है। हेटेरो माने डिफरेंट, हेटेरो का मतलब हो गया डिफरेंट, DIFF डिफरेंट। पोली का मतलब हो गया मैनी। मैम जो एक जैसे पॉलीमर्स को मिलकर बनता है वो होमोपॉलीमर। जो एक जैसे पॉलीमर से मिलकर बनता है वो होमोपॉलीमर। वाह भाई वाह, इतना भी नाम में मत घुसो। जो एक से पॉलीमर से मिलके बनता है, पॉलीमर से मिलके कुछ नहीं बनता, मोनोमर से मिलके पॉलीमर बनता है। ये एक मोनो माने एक, ये एक अमीनो एसिड एक मोनोमर है, एक ग्लूकोज भी एक मोनोमर है, एक न्यूक्लियोटाइड भी एक मोनोमर है। ये सब एक एक मोनोमर है। एक एक मोनोमर से, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे एक एक मोनोमर से पॉलीमर बनता है। अब हेटेरोपॉलीमर वो जिसमें ये मोनोमर जो है ये अलग अलग हो, जिसमें ये मोनोमर जो है वो अलग अलग हो। मतलब कि एक मोनोमर हरा है, एक मोनोमर पीला है, एक है सफेद। बस इतना ही कलर फिल कर रही हूं मैं, समझ जाओ। 1 2 3 4 5 अलग अलग है, और ये सब 1 1 1। समझ में आ गई बात?
हाँ जी, यस यस मैम। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, समझ में आ गई मतलब। ठीक है, हाँ जी। तो ये प्रोटीन क्या है? हिट्रोपोलीमर। क्यों है ये हिट्रोपोलीमर? अब यहाँ पे अगले पॉइंट पे आ जाओ। हिट्रोपोलीमर क्यों है? ये तो पता है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड टोटल 20 टाइप्स के होते हैं, मतलब कि A1 से लेके A20। अब मेरे को अगर एक प्रोटीन बनाना है, मेरे को नहीं बनाना, बॉडी में बनता है, ठीक है। तो बॉडी में एक प्रोटीन कैसा दिखता होगा? उसमें एक A1 अमीनो एसिड होता होगा, फिर कोई A2 अमीनो एसिड होता होगा, फिर हो सकता है A17 अमीनो एसिड आ जाए, फिर हो सकता है कोई A13 आ जाए, A12 आ जाए, ऐसे करके। ये बहुत ही वेग बन गया, स्ट्रेट लाइन होगा ये, ठीक है ना। थोड़ा सा ये वेग बन गया, ये पेंटाम थोड़ा सा टिल्ट हो गया था इधर, ठीक है। तो ऐसे ये आप समझो, स्ट्रेट लाइन में ऐसे कई सारे अलग अलग अमीनो एसिड रखे हैं। क्योंकि ये अलग अलग है, एक से नहीं है ये सारे अमीनो एसिड, इसलिए इनसे जो पॉलीमर बना, यानी कि इनसे जो प्रोटीन बना, वो कैसा हुआ? हेटेरोपॉलीमर। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ फटाफट, फिर स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड पढ़ेंगे। समझ में आ गया हेटेरोपॉलीमर क्या है? कई सारे पॉलीमर से जो मिलके बने वो पॉलीमर नहीं है ना? वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जो कई सारे मोनोमर से मिलके बने वो एक पॉलीमर। मोनोमर पॉलीमर क्लियर, सॉर्टेड, एकदम दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मोनोमर और पॉलीमर में। चलो ठीक है, डन है। अब पढ़ेंगे हम क्या? स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। क्या पढ़ेंगे हम? नेक्स्ट टॉपिक इज STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो, क्या हो रहा है? एक मिनट, बहुत ही वेग लिख रहा है मैम। मुझे कभी बाहर जाना है, मैं लीव कर दूं? ठीक है, ओके। हु वाज, आप अपना एक बार नाम बता दो बोल के मुझे, ठीक है ना। दैट्स कॉल्ड अ सिंसियर क्वालिटी कि आप बोल के जा रहे हो, क्योंकि 2-3 बच्चे तो बिना बोले चले गए हैं। आई हैव नोट देम डाउन, ठीक है। प्रभजोत, ओके। प्राची बिष्ट हैज जस्ट लेफ्ट, ओके, ठीक है। अगर यहाँ पे नाम छूट भी जाएगा तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। और मैं ये बता रही हूँ, मैं फ्रिक्वेंटली अगर ऐसा देखूंगी कि एक बच्चा बार बार क्लास बीच में छोड़ के जा रहा है, आई विल टेक एक्शन। हाँ जी, तो व्हाट वाज आई सेइंग? यस, स्ट्रक्चर। हाँ जी प्रभजोत, आप चले जाइए। लेकिन ये जो अब नेक्स्ट जो पोर्शन है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लेना, या तो रिकॉर्डिंग वगैरह आपको जब भी मिलती है, या फिर अपने क्लासमेट से किसी से समझ लेना, क्योंकि ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब जो ये सेशन होने वाला है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर समझते हैं। अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड है बेटा सब्स्टिट्यूटेड। अमीनो एसिड क्या है? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अमीनो एसिड क्या है? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। मीथेन सबको पता है क्या होता है? यस मैम। मीथेन को यस पता है? मैम। हाँ जी, तो ये कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन इधर, ये एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, CH4, इसे मीथेन बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो सबको पता है। अब सब्स्टिट्यूटेड मीथेन का क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूट माने होता है रिप्लेस। रिप्लेस कौन हो रहा है और किससे हो रहा है? ये मीथेन के 4 हाइड्रोजन है, तो गांधी जी के यहाँ 3 नहीं 4 बंदर हो गए। चारों के चारों बंदर नहीं रिप्लेस होंगे, बंदर 3 ही रिप्लेस होंगे, 2 ही। देखो कैसे, इस वाले हाइड्रोजन की जगह COOH लग गया, इस वाले हाइड्रोजन की जगह क्या लग गया? NH2। ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज, और इस हाइड्रोजन की जगह कोई भी R ग्रुप। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ये एक जनरल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। क्या करा? सब्स्टिट्यूट माने रिप्लेस करना। जैसे कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, मम्मी पापा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मीथेन में दूसरे ग्रुप जगह ले सकते हैं, और वो क्या बनाते हैं? फिर अमीनो एसिड बनाते हैं। इस हाइड्रोजन की जगह मैंने COOH लगा दिया, इस हाइड्रोजन की जगह मैंने NH2 लगा दिया, और ये हाइड्रोजन एज इट इज है, और यहाँ पे एक R ग्रुप। अब ये R ग्रुप की क्या कहानी है? R ग्रुप जो है यहाँ पे वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब जो बदल सके, वेरिएबल मतलब जो बदल सके। कॉन्सोनेंट्स और वेरिएबल पढ़ते हैं ना हम अल्फाबेट में भी। वेरिएबल मतलब जो बदल सके। बदल सके कैसे बदले? जो अपने रंग बार बार बदले, ऑफ कोर्स उसे ही वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे मतलब R जो है वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब क्या? कुछ भी मतलब थाली, लोटा, मकान, बर्तन, कपड़ा, कुछ भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ भी का मतलब थोड़ी तो सेंस की बात करो यार, क्या बात कर रहे हो। R का मतलब यहाँ पे है कि इट कैन बी एल्काइल ग्रुप। एल्काइल मतलब CH2,
या फिर CH2CH, ठीक है ना। इस तरीके से प्रोपाइल, ब्यूटाइल, मिथाइल, कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई एरोमेटिक ग्रुप हो सकता है, या फिर कोई एलिफेटिक ग्रुप। ये शब्दों का मतलब पता है, ये केमिस्ट्री के शब्द हैं, एरोमेटिक, एलिफेटिक। अगर आपने अभी नहीं पढ़े तो घबराओ मत, बाद में आप लोग पढ़ लोगे इन चीजों को। बस आप ये समझो कि आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, एक रिंग वाला ग्रुप भी हो सकता है, ऐसे सिंपल कार्बन हाइड्रोजन का चेन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है आर ग्रुप की जगह, ठीक है ना। एल्कोहलिक ग्रुप भी हो सकता है। मतलब ये आर ग्रुप वेरी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता ये आर ग्रुप, ये आर ग्रुप जो है कोई इनऑर्गेनिक ग्रुप नहीं हो सकता। इनऑर्गेनिक मतलब कैसे, कि मैं ऐसा नहीं है कि इस आर ग्रुप की जगह सीधा सल्फर रखूं, या फिर मैं इस आर ग्रुप की जगह कोई नाइट्रोजन का कंपाउंड जोड़ दूं, इस आर ग्रुप की जगह कोई फॉस्फोरस का कंपाउंड जोड़ दूं। अगर मेरे को सल्फर या फिर इस आर ग्रुप की जगह लेट्स सपोज मैं अल्कोहल जोड़ दूं, मेरे को अगर अल्कोहल जोड़ना है ना तो ऐसे जोड़ना पड़ेगा, पहले कोई कार्बन का चेन लगाना पड़ेगा, फिर अल्कोहल को जोड़ना होगा, ठीक है। मैम, हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम, मैम हमारे ट्यूशन का टाइम हो गया, हम चले जाएं? देखो अभी तो चले जाओ, लेकिन इससे ना नुकसान होगा। धीरे धीरे बेटा एक फैसला ले लो कि ट्यूशन पढ़ना है या यहाँ पढ़ना है, या फिर अपना बैच प्रेफरेंस दूसरा भर देना। अभी तो चले जाओ, कोई बात नहीं, मैं नहीं रोकूंगी, आपका ट्यूशन जाना है, आराम से जाओ आप। लेकिन इससे ना बहुत लॉस हो जाएगा, सच बता रही हूँ मैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा था, अभी तो एनालाइज वो तो आना ही नहीं नीट में, जो एक्सपेरिमेंट वाला है इतना ज्यादा। ज्यूडेराइन पढ़ाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली। तो चले जाओ ट्यूशन में, फिर ट्यूशन में पढ़ लेना इस कॉन्सेप्ट को जो यहाँ छूट गया। कैसे भी करके पढ़ना जरूर बेटा, छूटना नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझोगे नहीं ना मैम, तो समझ नहीं आएगा। मैम अभी आपने कहा था आर वेरिएबल में मतलब हाँ बोलो बेटा। मैम अल्कोहलिक ग्रुप हो सकता है, और अभी आप कह रहे हो कि अल्कोहल हाँ, ग्रुप नहीं हो एल्कोहलिक सकता। एल्कोहलिक ग्रुप ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे एल्कोहलिक ग्रुप हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। मैं बदली नहीं हूं अपने शब्दों पे, ऐसे अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो सकता है। ओके मैम। CH3OH में भी तो अल्कोहलिक ग्रुप है। मैम ऊपर बार वो फिर से दिखा क्लिक कर दूंगी, देना, मेरा नेट चला गया था। हाँ हाँ ठीक है, वो दिखा दूंगी, वो दिखा दूंगी, मैं ऊपर वाला स्लाइड पे से दिखा दूंगी। पहले ये समझ लो कि आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर ग्रुप की जगह नहीं जुड़ेगा। पहले कोई अल्काइल चेन रहेगी फिर जुड़ेगा, जैसे कि सल्फर है, डायरेक्ट सल्फर नहीं जुड़ेगा, CH फिर सल्फर जुड़ेगा। या फिर कोई रिंग जुड़ सकती है, ऐसे जो है कोई जो रिंग है वो अटैच हो सकती है इस कार्बन से, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड का अटैचमेंट नहीं होगा आर ग्रुप की प्लेस पे। लेकिन क्योंकि आर ग्रुप कई अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए आर ग्रुप को क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल पार्ट बोल रहे हैं। तो एक अमाइनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर क्या होती है, जिनका छूट गया वो देख लो। एक तरफ COOH, एक तरफ NH2, एक तरफ H और एक तरफ R। ये एक जनरल स्ट्रक्चर रहती है। ये नहीं, जो आपने ऊपर डिफरेंस बताया था। दिस वन, नो मैम, इससे ऊपर। इससे ऊपर तो सन्नाटा है। अच्छा ये, यस मैम। ठीक है बेटा। अब है ना स्लाइड मत दिखवाना मेरे से बार बार, टाइम वेस्ट होता है। मैं नोट्स भेजूंगी आपके ग्रुप में, ये एनोटेशन वाले भेजूंगी। मैम ये वाला आप एक्सप्लेन कर दो, मेरा नेट चला गया था। ठीक है, तो आप क्लास के बाद 2 मिनट देना मेरे को, आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है। अभी ओके अभी मैम। अभी आगे चलते हैं, क्योंकि हमें आज जो है ड्यूटर आयन तक कंप्लीट करना है। तो ये क्या आ गए, हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लिया हमने। एक तरफ क्या है, COOH ग्रुप है, एक तरफ NH2, एक तरफ H है और एक तरफ R है। देखो ऐसे, ये COOH और ये NH2, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब इधर मेरे को एक बात और आपको बतानी है कि ये जो COOH होता है ये एसिडिक ग्रुप होता है, और जो NH2 होता है ये बेसिक ग्रुप होता है। ये बात पता थी आप लोगों को? ये समझ रहे हो आप कैसे एसिडिक और, हाँ जी, ये एसिडिक और बेसिक समझ रहे हो आप, कैसे एसिडिक और बेसिक है? हाँ जी साफिया, देखो एक बात आपको बताती हूँ हमेशा लर्न करने के लिए, ध्यान से देना, ध्यान देके सुनना इसको। एसिडिक जो ग्रुप होते हैं ना, एसिडिक जो एसिडिक होते हैं, हमेशा याद रखो वो क्या है, अमीर। और जो बेसिक है ना वो हमेशा क्या है, गरीब। और H+ है ना, जो H+ उसको मानो आप क्या है, मनी। ठीक है, यहां तक है, समझ में आया? ये एनालॉजी अपनी कॉपी में लिख लो आप, आपको और कहीं नहीं मिलेगी, ये बुक में नहीं मिलने वाली, ठीक है।
इसको आप एक जगह ऐसे ब्रैकेट डाल के लिख लो। अब देखो जैसे COOH है, ठीक है, मैंने बोला ये एसिडिक ग्रुप होता है, और अभी मैंने बोला एसिडिक अमीर होता है और H+ मनी होता है, तो अमीर लोग मनी को दान कर सकते हैं, तो इसने ये क्या करता है, ये H+ को दान कर देता है और COO- बना लेता है। जबकि NH2 बेसिक ग्रुप है और ये गरीब है, तो ये चाहेगा मुझे कहीं ना कहीं से पैसे मिल जाए, तो ये H+ को ले लेता है और NH3+ बना लेता है। अमाइनो एसिड के अंदर एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। अमाइनो एसिड के अंदर एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है। अगर किसी अमाइनो एसिड में, क्योंकि ये बात मैंने पहले ही बता दी थी, 20 अमाइनो एसिड है और 20 के 20 एक दूसरे से अलग दिखते हैं, A1 और A2 सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होंगे जिनमें नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप होगा, लेकिन कुछ अमाइनो एसिड ऐसे भी होंगे जिनमें नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप मतलब NH2 ज्यादा होगा नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप से, यानी कि COOH से। मैम समझ नहीं आया। समझ नहीं आया तो यहाँ पे समझो, देखो ये इतना समझ में आया कि ये एक अमीनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर है, इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है। ये भी पता है कि मैं R की जगह कुछ भी रख सकती हूँ। यस मैम। यस मैम। तो ये देखो मैं एक अमीनो एसिड बना के दिखा रही हूँ, ये एक अमीनो एसिड मैंने बना के आपको दिखाया, मैंने R की जगह H रख दिया। इस अमीनो एसिड का नाम ग्लाइसिन है। इस अमीनो एसिड का नाम क्या है? ग्लाइसिन। हर अमीनो एसिड का एक नाम होता है, जैसे आपका नाम है ऐसे ही अमीनो एसिड का भी एक नाम है। जैसे आपकी शक्ल फिक्स है, लेट सपोज हम बड़े होते हैं बदलती है, वो छोड़ दो, पर आपकी शक्ल एक टाइम पे जैसे ऐसे फिक्स है ना, ऐसे ही अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर फिक्स है। ग्लाइसिन में हमेशा R ग्रुप में H ही होगा और कुछ नहीं होगा। ऐसे ही जैसे एक और अमीनो एसिड बना लेते हैं, ये बना लिया एक और अमीनो एसिड, ठीक है, यहाँ H है और यहाँ क्या लगा है, R की जगह मैंने CH3 लगा दिया। इस बच्चे का नाम है एलानिन। इस बच्चे का नाम क्या है? एलानिन। तो मैं दो बच्चों को ले लिए मैंने, एक बच्चा ले ग्लाइसिन, एक बच्चा एलानिन ले लिया। चल एक बच्चा और ले लेते हैं, एक और बच्चा बना देते हैं, ये एक और बच्चा बना दिया, ठीक है। हर बच्चे में ये चीज तो फिक्स है, ठीक है ना। हर इंसान में आंख तो दो ही होती है ना, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी मान लो आप। ये तो क्या है, फिक्स है, एक तरफ COOH होगा, एक तरफ NH2 होगा, यहाँ पे बदली होगी R ग्रुप, ठीक है ना। मान लो इस तरीके से ये मैंने एक और बच्चा बना दिया, दूसरा बच्चा बना दिया, ठीक है, ये दूसरा बच्चा बना दिया। इस बच्चे का क्या नाम है? इस बच्चे का नाम है ग्लूटामिक एसिड। एक और बच्चा बना देते हैं ताकि आपको वो जो बात लिखी थी मैंने वो समझ में अच्छे से आ जाए। एक और बच्चा बना रहे हैं। ये सारे बच्चे असली में ऐसे ही दिखते हैं, ठीक है ना। ये H है, ये एक और बच्चा यहाँ पे बना दिया CH, आई थिंक ये 4 होते हैं, एंड हियर NH2। मैम ये सारे अमीनो एसिड के फॉर्म है ना? ये सब अमीनो एसिड है, अलग अलग अमीनो एसिड। नाम लिख रही हूँ ना मैं सबके साथ साथ, सबके नाम लिखे हैं ना मैंने। इस मैम, बच्चे का नाम है लाइसिन। कार्बोलिक एसिड के साथ जो जोड़ेंगे तो उसका नाम भी चेंज हो जाएगा ना फिर? हो गया ना चेंज? यस मैम। मैम कितने हैं फिर इसमें? कितने? कितने इसके फेस है? जैसे कि आपने 5 बना दिए, और भी हैं इनके अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर? आप बताओ कितने होने चाहिए? मैंने आपको पहले ही बता दिया अमीनो एसिड टोटल कितने हैं। टोटल 20 कितने? 20 टाइप। 20 हैं, तो 20 बच्चे हैं मेरी क्लास में। सब बच्चे एक से दिखते हैं? नो मैम। सब अलग अलग दिखते हैं ना। मैम। वही अमीनो एसिड की कहानी है। मैंने मैम, आपको 20 में से कितने बच्चे बना के दिखाए हैं? 5 5 6 कितने बच्चे बनाए मैंने? 5। 5 भाई अरे भाई काउंटिंग बड़ी वीक है आप लोगों की, मैथ इतनी वीक हो गई छोड़ने के बाद। मैम 4। 4 5 कौन बोल रहा था बताना जरा। ये मैंने कौन सा, इस बच्चे का नाम बताओ मेरे को। ये तो मैंने एक इंसान बनाया है, यहाँ से बच्चे बनाने शुरू करेंगे। तो जनरल इंसान में आंख नाक कान होते हैं, एक इंसान का भी तो एक जनरल स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद ही तो फिर नाम धीरे धीरे इंसान को फिर एक नाम देते हैं। ये तो क्या है, एक अमीनो एसिड है बस, जनरल स्ट्रक्चर अमीनो एसिड की, ठीक है ना। नंदनी भी इंसान है, मेधा भी इंसान है, इकरा भी इंसान है, लेकिन फिर भी अलग अलग है ना नंदनी मेधा इकरा एक दूसरे से, है कि नहीं। तो ये तो अमीनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर है। ये है अमीनो एसिड, ये एक बच्चा ग्लाइसिन, ये बच्चा एलानिन, ये ग्लूटामिक एसिड, फिर वो मैंने लाइसिन बना रखा है। यहाँ तक समझ में आ गई कहानी? अब वो जो मैं पहले समझा रही थी आपको उसको देखो, यहाँ समझो। मेरे को ये बताओ इस ग्लाइसिन बच्चे के पास कितने COOH ग्रुप हैं? जल्दी से बता दो। अरे भाई दिख रहा होगा।
कितने COOH ग्रुप है इस पूरे ग्लाइसिन बच्चे के पास? नंबर ऑफ COOH। हाँ इकरा, मैम वन। 1 है भाई, एक ही तो है। किसी को 2 दिख गए क्या? डबल चश्मा तो नहीं है किसी को? चश्मा तो मुझे है, तुम में से भी है किसी को? देखो एक ही तो COOH है नहीं ना बेटा? NH2 ग्रुप कितने हैं? यस मैम। NH2 हर्षिका बताओ। मैम एक है। अब मेरे को बताओ, पहली स्लाइड में मैंने क्या लिखा था? यहाँ पे मैंने लिखा था ये देखो, ये पढ़ो, नंबर ऑफ बेसिक और नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप, उसको कंपेयर करते हैं हम, ठीक है? यहाँ पे देखो आप लोग, मैं यहाँ एक चीज लिख रही हूँ, इसको कॉपी में लिख लो। नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप यहाँ पे COOH है, अमीर है ये, H+ देता है, H+ मनी, H+ है मनी, ठीक है? अगर नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप के बराबर हुए, यानी कि NH2 और COOH का नंबर बराबर हुआ, अमीर और गरीब का नंबर बराबर हुआ, ये H+ लेते हैं, H+ इज मनी। ऐसे अमीनो एसिड को क्या बोलेंगे? N माने न्यूट्रल। पॉइंट नंबर 2 लिख लो अब इसको, ये आपको इतना सिंपल फॉर्म में नहीं मिलने वाला कहीं। पॉइंट नंबर 2, अगर नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप मतलब कि COOH वाला नंबर ज्यादा है नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप से, मतलब कि COOH तो ज्यादा है अमाइनो एसिड के पास और NH2 कम है, मतलब कि अमीर ज्यादा है गरीब कम है, तो वो क्या होगा? एसिडिक अमीनो एसिड कहलाएगा, वो अमीनो एसिड एसिडिक कहलाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या लिखूं बताओ? गैस कर लिया तीसरा? बता दो तो मेरे को जल्दी सी। अगर नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप क्या लिखूं इधर? ग्रेटर की स्मॉलर? कम होंगे स्मॉलर। बेसिक ग्रुप। अगर नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप से एसिड कम है तो वो क्या होगा? एसिड। बेसिक बेसिक अमीनो एसिड। अब आ जाओ इस पे। अब मेरे को ये बता दो, ये ग्लाइसिन क्या है? एसिडिक, बेसिक की न्यूट्रल? वेरी गुड बच्चों की आवाज निकल के आई। अब अगला मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। देख रही हूँ कि सबको समझ में आ रहा है कि बस बाकी के सो गए। इधर बताओ मेरे को COOH ग्रुप कितना है? कौन बताएगा? भावना आप बता दो बेटा प्लीज। हाँ जी भावना, ये बता दो। इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं ये? इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्सेप्ट ऐसा दोबारा कहीं मिलेगा क्या सीखने के लिए? नो मैम। भावना मेरे को बता दो नो मैम। COOH ग्रुप यहाँ पे कितने हैं? भावना जी तो सो गई हैं। अनुभा बताएंगे मेरे को COOH ग्रुप कितने हैं यहाँ पे? ओके, एंड व्हाट अबाउट दशरथ लाल, COOH ग्रुप कितने हैं मेरे पास? हाँ जी, ठीक है। 3 बच्चों का ट्रायल मार लिया है। अब मुझे पता है बाकी जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, इकरा, साफिया, आप में से कोई बताइए, मेधा आप में से कोई बताइए COOH ग्रुप कितने हैं यहाँ पे? मैम 1। मैम एक। हर्षिका 1। NH2 ग्रुप कितने हैं? मैम 1। एक है वो भी। वेरी गुड, नीता कह रही है 1 है। तो ये क्या हो गया बताओ मेरे को? एसिडिक हो गया ना ये? मैम न्यूट्रल। न्यूट्रल होगा। वेरी गुड। क्या हो गया ये? न्यूट्रल हो गया। इसमें बता दो, ये जो बच्चा है ग्लूटामिक एसिड, इसके पास COOH ग्रुप कितने हैं? मैम 2। वेरी गुड। और NH2 ग्रुप? मैम 1। कैसा अमीनो एसिड है ये? मैम 3। एसिडिक होगा। 3 कौन बोल रहा था ये बता दो एक बार दोबारा से। वो बच्चा दोबारा आया मेरी नजरों के सामने जिसने 3 बोला था। अनुपा आपने बोला था क्या बेटा? मैम हाँ मैम आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल एकदम बिंदास, बढ़िया तरीके से सब कुछ सुनाई दे रहा है। मैम मुझे लगा आवाज नहीं आ रही थी। ना बेटा आवाज आ रही थी, मुझे लगा आप सो गए। आप जग रहे हो? वाह। मैम मैंने चैट में लिखा था 1। अच्छा आपने चैट में लिखा था, ठीक है। मैं चैट नहीं देख रही अभी क्योंकि आप सब बच्चे बोल रहे हैं ना, तो मैं आवाज ही सुन रही हूँ। चलो बढ़िया बताया आपने। NH2 यहाँ पे एक ही है, COOH 2 है, तो ये कैसा अमीनो एसिड हो गया?
एसिडिक एसिडिक अमीनो Acidic. एसिड। अगले बच्चे का क्या नाम है? अगले बच्चे का मैम नाम? मैम बेसिक ग्लाइसिन। नहीं नहीं, अगले बच्चे का नाम है मुकेश कुमार। आप बताओ मेरे को बेटा, CWH कितना है? मुकेश कुमार, इसमें मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? मैम आ गई। मैम क्लियर। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि मेरी आ रही है। ठीक है ओके। CWH कितने हैं बेटा यहाँ पे? फटाफट बता दो मुझे, टाइम हो गया हमारा। मैम लिख दिया। मैम 1 और NH2 साफिया मैम आप 1 बता। अरे 2 मैम सॉरी दो दो। मैम 2 तो ये क्या हो गया? बेसिक। बेसिक मैम बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ये जो टेबल बना रखी है, ये जो मैडम ने टेबल बना रखी है, क्या अब इसे और समझाने की जरूरत है कि अमाइनो एसिड कितने टाइप के होते हैं? एसिडिक, नो मैम। डन हो गया ये पार्ट। ठीक है, डन हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझना है सबसे पहले हमें, व्हाट इज ड्यूटर आयन। व्हाट इज ड्यूटर आयन, ठीक है ना? तो 5 मिनट और रुको, 5 मिनट में हो जाएगा ये। ठीक है, हमारा क्लास थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, लेकिन इट वुड बी वर्थ टू स्टे जस्ट फॉर 5 मिनट्स। एक बात समझो आप, ये एक अमाइनो एसिड है मेरे पास, यहाँ पे समझो इसको फटाफट से। ये एक अमाइनो एसिड है, यहाँ पे है COOH, यहाँ पे है NH2, यहाँ पे है H, और यहाँ पे मैंने ग्लाइसिन अमीनो एसिड ले लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस ग्लाइसिन अमीनो एसिड को मैंने बेस में डाल दिया, मतलब मैंने एक टब में बेस ले रखा है, एक जार में बेस ले रखा है, उसमें मैंने अमीनो एसिड डाल दिया। बेस ले रखा है मतलब मेरे उस जार में कैसा आदमी है? गरीब है। गरीब। करी गरीब क्या चाहेगा कि कहीं से पैसा मेरे को कोई देने वाला मिल जाए। क्या यहाँ है कोई पैसा देने वाला? नो मैम। इतना गरीब है, इसके पास कोई पैसे देने वाला नहीं है। ये देखो, ध्यान से देखो, इसमें कोई अमीर बंदा, ये रहा, गौर से देखो, ये रहा पैसे देने वाला बंदा। ये क्या करेगा? गरीब को देखते ही दान पुण्य में लग जाएगा और ये अपना H+ डोनेट कर देगा। जैसे ही अपना H+ डोनेट करेगा, तो ये अमीनो एसिड कैसा दिखने लगेगा? भाई इसने अपनी पैसे तो अपने दान दे दिए, तो खुद ये नेगेटिव में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? यस मैम। कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज। कब आया नेगेटिव चार्ज? जब मैंने इसे किस में डाला? जब इसे बेस में डाला। बेस में डाला। अब लेट सपोज मैं इसे एसिड में डाल देती हूँ। मैं किस में डाल देती हूँ इसको? एसिड। मतलब बाहर मैंने क्या रख दिया? अमीर आदमी रख दिया। तो गरीब दिख रहा है यहाँ पे? कोई गरीब बैठा है इस अमीनो एसिड में? चलो, इनको कोई गरीब नहीं दिख रहा है। ये रहा कितना गरीब है? NH2। ये कहेगा अमीर आदमी, बाहर जैसे ही अमीर आदमी देखेगा इसको लालच आएगा और ये कहेगा ला मेरे को दे दे पैसे। ये ले लेगा इससे H+। ले लिया। लेते ही ये अमीनो एसिड कैसा दिखने लगेगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज में। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। शाबाश, बन गए हैं अब ये डॉक्टर सारे यहीं पे बन गए हो बस तुम, अब हो गए हो होशियार। क्या आ गया इन पे? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। एक और केस देख लो अब। लेकिन अगर मैंने इसे डाल दिया न्यूट्रल में, न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल पीएच पे। न्यूट्रल पीएच कितनी होती है? 7। एसिडिक पीएच, 7 एसिडिक पीएच फटाफट बता दो। 0 to 7। और बेसिक पीएच 7 तो मैंने इसे न्यूट्रल में डाल दिया। मतलब बाहर ना अमीर है ना गरीब है। तो ये क्या करेंगे? ये जब बाहर कोई पैसे देने वाला नहीं है, घर में ही लेन देन चलेगा, घर से ही करेंगे लेन देन। तो घर में ही लेन देन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? इस वाले ने, अमीर आदमी ने पैसे गरीब आदमी को घर में ही दे दिए। तो ये बन गया नेगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव, ये H ऐसा कैसा, ये R ऐसा कैसा। मतलब ये क्या हो गया? दोनों तरह के चार्ज इस पे आ गए। नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज है 0। इसी को बोलते हैं ड्यूटर आयन, बस और कुछ नहीं है। बताओ यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं आया? यस मैम। यस मैम आ गया। हाँ जी, क्या क्या?
दोबारा न्यूट्रल की बात थी, गेम बताना में नेट चला गया था। नेट चला गया बीच में, ठीक है। मैंने क्या बताया बेटा, देखो इधर मैंने ये बताया कि ये मेरे पास एक अमीनो एसिड है, ये जो बीच में मैंने बना रखा है, दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने बीच में बना रखा है ना, ये अमीनो एसिड है मेरे पास। इस अमीनो एसिड को मैंने बेस में डाला, बेस में डाला मतलब गरीब आदमी था बाहर गरीब आदमी था, तो क्या गरीब आदमी कहेगा मेरे को पैसे दे दो, तो ये है यहाँ पे इसके पैसे, अमीर आदमी। इसने क्या किया, H+ दे दिया गरीब को। जब इसने H+ दे दिया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ऐसे ही जब मैंने बाहर एसिड डाला, बाहर मतलब इस अमीनो एसिड को मैंने एसिडिक pH में रखा, बाहर अमीर आदमी है, तो ये क्या करेगा, अमीर आदमी देखते ही इस अमीनो एसिड को लालच आएगा, ये क्या कहेगा, मेरे को पैसे दे दो। पैसे लेते ही इसका ये वाला ग्रुप क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर pH में डालती हूँ, मतलब बाहर जो आदमी है वो ना गरीब है ना अमीर है, तो ये आपस में ही घर में ही लेन देन करेंगे, घर में ही करेंगे लेन देन, बाहर कोई पैसे देने वाला नहीं है, तो घर में ही लेन देन करेंगे, घर में लेन देन करेंगे। तो इसके पास पैसे थे, इसने अपने पैसे किसको दे दिए, इसको दे दिए, तो दे दिए, तो इसके पास पॉजिटिव, इसके पास चार्ज नेगेटिव। अब देख लो, एक बार क्वेश्चन देख लो, नीट में क्वेश्चन ये आएगा तुम्हारे, क्या आएगा कि ज्यूटर आयनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, लिख लो इस क्वेश्चन को, एग्जिस्ट at which of the following pH, which of the following pH। ऑप्शन ए, मैं जिससे पूछूं वो बताएगा, जिससे पूछूं वो बताएगा। ऑप्शन ए pH 3, ऑप्शन बी pH 8, ऑप्शन सी pH 7, ऑप्शन डी नॉट डिपेंड ऑन pH। ऑप्शन सी। हाँ जी, हर्षिका बताएंगी। मैम ऑप्शन सी। और अनुपा भी बता रही है, बताइए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लॉक कर दिया जाए। मैम ऑप्शन सी। वेरी गुड, यस मैम। यस मैम, ऑप्शन सी। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया है, मुबारक हो। क्लियर है सबको? अब आप अपना HW लिख लो एक कॉपी में। यस मैम। एक कॉपी में आप अपना HW लिख लो। आपका HW एक तो क्या था, एक तो मैंने पहले दे दिया था कि लिपिड जो है वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्यों आए, ठीक है ना, वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्यों आए। एक होमवर्क ये। दूसरा होमवर्क आप ये पढ़ के आएंगे कि असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ के आएंगे आप। ओके मैम। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 5 सेकंड, हमारा अमीनो एसिड यहाँ पे क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। बताओ, जो बच्चे छोड़ के चले गए उनका नीट वाला क्वेश्चन तो रह गया। नीट वाला कौन सा क्वेश्चन, ये वाला। मैम मैं एक बार ज्यूटर आयन वाली स्क्रीन दिखाना जो आपने बनाई थी, वो मैं दिखा, समझाना किसको है, क्या समझाना है एक बार मेरे को बता दो बेटा फिर से। ये क्या वाली नहीं, दूसरी वाली। मैम वो ऊपर वाला टॉपिक बताया था, कौन सा, नाम बताओ, टॉपिक ऊपर वाला कौन सा बेटा, हर्षिका। मैम वो अमीनो एसिड वाला ही था ऊपर। मैम जब आपने कहा था कि इक्वल होंगे तो न्यूट्रल होंगे और डिपेंड होंगे तो बेसिक एसिड, वो वाला। अच्छा 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 अच्छा, वो ये था बेटा, वो ये था, देखो ये, अगर एसिडिक और बेसिक ग्रुप के नंबर मैम ये बराबर वाला नहीं, तो इसके ऊपर वाला। ये नो मैम इससे भी ऊपर। मैम इससे भी ऊपर। होमोपॉलीमर। नाटा है भाई, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ भेज रहा मैम ऊपर चढ़ा चढ़ा के। हाँ, मैं ये स्लाइड्स आपके पास भेज दूंगी। मैम हाँ बोलो। मैम होमोपॉलीमर वाला बता दो एक बार। होमोपोलीमर, देखो अभी जैसे इसने पूछा ना होमोपोलीमर, ऐसे तो एकदम से बता दूंगी। अब आप मेरे को स्लाइड ऐसे कैसे बताऊं, आप मेरे से नाम से पूछो ना क्या चीज पूछनी है। मैम नेट चला गया था, नाम नहीं पता ना इसलिए। अच्छा अच्छा, ये वाला कह रहे थे क्या, ये यस ये मैम। ये तो वो भी पूछ रही है ना, कौन, अनुपा। होमोपोलीमर क्या है बेटा, होमो माने सेम और पोलीमर मतलब जो कई, जैसे कि मोती मोती से माला बनती है, तो मोती क्या है, मोनोमर, माला क्या है, पोलीमर। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि मोती मोनोमर है और माला पोलीमर है। अगर सारे मोती एक जैसे हैं तो वो माला होमोपोलीमर, और अलग अलग मोती हैं तो वो माला हेटेरोपोलीमर। अब क्योंकि अमीनो एसिड 20 तरह के होते हैं,
तो जब वो प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन माला है अमीनो एसिड की, तो जब वो प्रोटीन बनाएंगे तो कोई लाइसिन होगा, कोई ग्लाइसिन होगा, भी मैंने दिखाया 4-5 अमीनो एसिड आपको, तो अलग अलग अमीनो एसिड क्या लगे हैं, उस चेन में लगे हैं, ठीक है। तो वो जो पॉलीमर है, वो जो माला है, वो कैसी हो गई, हेटेरोपॉलीमर, क्योंकि वो डिफरेंट मोती की बनी। आगे समझ में? यस मैम। और किसी का कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो, फिर वी आर ऑलरेडी लाइक हैव स्ट्रेच्ड द क्लास, वी विल एंड इट। मैम हाँ जी मैम कल जो हमारी फिजिक्स की क्लास हुई थी उसके भी नोट्स नहीं मिले थे अभी तक। बेटा, मिल जाएंगे आपको नोट्स, बट आई कैन अश्योर यू ऑफ द बायो ओनली ना। मैम हाँ नोट्स जी चेंज क्यों हो बायो से जाते कब हैं? हम मिलेंगे? पढ़ते हैं और वहाँ पे कोई और क्लास के नोट्स आते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि एक ही टॉपिक कई सारे बैच में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट तो वो टॉपिक हर बैच में एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि नोट्स जो होते हैं ना, मतलब आपको मैंने पढ़ाया ये टॉपिक, इसी टॉपिक को मैं दूसरे भी बैच में पढ़ा रही हूँ, तो मैंने आपको दूसरे बैच वाला भेज दिया, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नोट्स हो जाते हैं। बट मेरा तो ये रहता है, मैं अपने ग्रुप में अभी जैसे क्लास एंड होगी ना, मैं आपको यही वाले नोट एज इट इज सेंड कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। ओके ओके मैम। मैम। बाय बाय बाय। चले मैम हाँ मैम जी मैम इस क्लास में ना मतलब मैं और मेरी सिस्टर दीक्षा, जिसका नाम है केपी सिंह से नाम उन्होंने लॉगिन करी है, दीक्षा। तो हाँ मैम जी हाँ जी। हम दोनों ना मतलब सिस्टर हैं, तो हम एक ही आईडी से लॉगिन करके क्लास ले सकते हैं? बेटा एक आईडी से ना एक ही बच्चा क्लास लॉगिन कर सकता है। अगर आपकी सिस्टर भी नवोदया में पढ़ती है या फिर कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही है दिल्ली की, तो उनको अलग से रजिस्टर्ड आईडी वो मिलेगी। मेरे साथ ही पढ़ती है, मेरे ही सेक्शन में पढ़ती है वो। हाँ जी, तो उसको अपनी आईडी मिल जाएगी ना। मैम मतलब जैसे अगर दो फोन कभी कभार जैसे घर पे नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। हाँ तो फिर ऐसे करो ना, एक ही फोन में क्लास खोल लो और दोनों जने बैठ जाओ उस फोन के आगे। यस मैम, वही फिर मतलब ऐसा होता है ना कि आप अटेंडेंस भी लगाते हो तो। अच्छा हाँ, तो मेरे पास तो उसी बच्चे का नाम आएगा जिस बच्चे ने फोन में लॉगिन किया है। अगर फोन में मेधा लॉगिन करके बैठी है तो मेरे को बस ये पता है कि मेरी क्लास में मेधा है, दीक्षा के बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है ना। मैम ये तो दीक्षा ने अभी फिलहाल तो दूसरे फोन से लॉगिन कर रखा है। ठीक है। अगर आप कभी ऐसा हो कि आपके पास दो फोन नहीं है, एक फोन है, तो अटेंडेंस से ज्यादा जरूरी पढ़ाई है। दोनों बहनें एक फोन को खोल के बैठ जाओ, कोई बात नहीं। मतलब फिर जैसे ये है कि आप कभी ऐसा हो मेरी क्लास में हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दो कि मैम आज दीक्षा अपसेंट इसलिए है क्योंकि वो मेरे ही फोन से क्लास ले रही है, ठीक है। ओके मैम। तो मैं मेंशन कर दूंगी। हो गया? यस मैम। ठीक है, तो वी विल लीव द क्लास फॉर नाउ। थैंक यू मैम। यस मैम। ओके मैम, बाय मैम। बढ़िया लगा तो बाकी बच्चों को जाके भी एक्सपीरियंस शेयर करना और उन्हें बताना कि जो बच्चे ट्यूशन कोचिंग या जगह जगह भटक रहे हैं, एक जगह टिक जाओ यार, तभी बन पाओगे डॉक्टर।